डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग फिजिक्स फर्स्ट पेपर के पहले चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म है वो है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम हम आज आपको बताएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम आपके क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। और ये कूलाम का नियम क्या है इसको हम ध्यान से समझें। तो कूलाम का नियम आप ध्यान से समझें। देखें, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। इस नियम को ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आप पहले समझिए और फिर हम आपको नोट करा देंगे। तो कूलाम का नियम क्या है इसको ध्यान दीजिए। एक आवेश अगर ये है, पहला आवेश Q1 है और एक दूसरा आवेश Q2 है, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R है। आप जैसा कि जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच में या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यदि इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल F हो तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम का कथन है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है। कहीं से कोई भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट जुट रहा है वो C होता है। और ये हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। C की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होती है। जहां हम आपको बता दें कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है।
और के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। के बारे में हम आपको बता दें कि के जो है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है। और देखें परावैद्युत माध्यम क्या होता है, तो कोई भी परावैद्युत माध्यम, जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं, जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं सब परावैद्युत माध्यम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कागज की, मोम की, तेल की, तारपीन का तेल जो है सबसे अच्छा परावैद्युत पदार्थ माना जाता है, इसीलिए उसको ट्रांसफार्मर के अंदर भरा जाता है, ठीक ना। वैसलीन हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, दफ्ती हो गया, गत्ता हो गया, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। और परावैद्युत पदार्थ की विशेषता ये होती है कि यह सामान्यतया कुचालक पदार्थ के जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन जब इनको वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें एक तरफ धन आवेश आ जाता है और दूसरे तरफ ऋण आवेश आ जाता है। परावैद्युत पदार्थ की विशेषता यही होती है। और के जो है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। एक चीज और हम आपको बता दें कि परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। के की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, और अगर कोई धातु हो तो धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। अगर कोई धातु हो तो धातु के लिए के की जो वैल्यू होती है वो अनंत होती है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे किसी भी धातु का परावैद्युतांक पूछ दिया गया, जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया लोहे का परावैद्युतांक कितना होता है, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, सिल्वर का परावैद्युतांक कितना होता है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कोई भी धातु होता है तो धातु का परावैद्युतांक हमेशा इनफाइनाइट होता है, ठीक ना। कोई भी धातु होगा तो धातु का परावैद्युतांक हमेशा इनफाइनाइट होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखे रहेंगे। आगे चल करके हम आपको परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की डेफिनेशन भी बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं, अब C की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो F = ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। आप हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे कि एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट माध्यम की वैद्युतशीलता है और के माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये फार्मूला होगा कूलाम के नियम के लिए, ठीक नहीं। ये कूलाम के नियम का फार्मूला है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसको आप हमेशा दिमाग में रख लेंगे। अब के जगह पे हम 1 कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और हम आपको ये भी बता दें कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए C = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है वह 9 × 10⁹ होती है। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा FR स्क्वायर और ये हो जाएगा नीचे Q1 Q2। तो F फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है।
आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, हमने आपको बताया था आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो Q1 का मात्रक यानी Q1 का यूनिट भी कूलाम होगा, Q2 का यूनिट भी कूलाम होगा, तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो ये आप दिमाग में रखे रहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो SI यूनिट होता है, यह SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो C की वैल्यू हमने यहाँ नोट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। लेकिन कभी कभी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछता है, यूनिट पूछता है और इसकी बीमा भी पूछता है। तो अब बीमा निकालने के लिए इसको MKS पद्धति में हम चेंज करेंगे। तो चलिए MKS पद्धति में हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यन न्यूटन है, न्यूटन, और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। और अगर इसको MKS पद्धति में बदलें तो न्यूटन के जगह पे हम लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके बाद ये है मीटर स्क्वायर। और देखिए कूलाम जो होता है एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक ना, कूलाम जो है एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ कूलाम का स्क्वायर है तो एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया किलोग्राम, मीटर में मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और नीचे देखें सेकंड स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये हो गया आपका एम्पियर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर क्यूब, सेकंड ऊपर चला जाएगा सेकंड टू द पावर -4 और एम्पियर टू द पावर -2। तो यहाँ पर आपने देखा कि जे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI सिस्टम में जो यूनिट था वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था, और SI सिस्टम में आपने मात्रक देखा कि, और MKS सिस्टम में आपने मात्रक देखा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड टू द पावर -4 एम्पियर टू द पावर -2। अब यहीं से हम बीमा निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। तो द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी m। मीटर बोलिए, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, और लंबाई की बीमा हो जाएगी l, तो l क्यूब हो जाएगा। सेकंड समय का मात्रक है, समय की बीमा हो जाएगी कैपिटल T, और t टू द पावर -4 हो जाएगा, और ये एम्पियर टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। MKS सिस्टम में इसका यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड टू द पावर -4 एम्पियर टू द पावर -2 होता है। और अगर इसकी बीमा हम निकालें तो बीमा ml क्यूब t टू द पावर -4 a टू द पावर -2 होता है। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो अभी हमने बताया, तो परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए चले देखें, आप अगर हम ये मान लें कि ये जो दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में, आवेश Q1 Q2 दोनों आवेशों के बीच में कोई ऐसा पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक K है।
हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई ऐसा पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। तो अगर परावैद्युतांक k होगा तो कूलाम के नियम से F इक्वल टू आप जो देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और सुनिए, दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया था। तो परावैद्युत पदार्थ रखा गया था तो हम मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो Fm है। अगर दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स Fm है। अब परावैद्युत पदार्थ हटा लिया गया, तो जब दोनों आवेशों के बीच से परावैद्युत पदार्थ हम हटा लेंगे तो वायु अथवा निर्वात रह जाएगा, और वायु अथवा निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी आपको बताया गया कि वायु अथवा निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम k की जगह पे 1 कर देंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह पे 1 हो गया, और ये हो गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे कि जब दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था तो हम मान लेते हैं कि उनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल था वो Fm था। और जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है, यानी वायु अथवा निर्वात है, तो वायु अथवा निर्वात होने पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो F है। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर देते हैं, राइट को राइट से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो देखें ये हो जाएगा Fm अपॉन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हम सॉल्व करते हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखें ये मिलेगा आपको Fm अपॉन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका Fm अपॉन F इक्वल टू, देखिए क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे आ गया k। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो जब रिवर्स कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा बेटा, ये हो गया F अपॉन Fm इक्वल टू हो गया k। अब देखिए यहां से हम परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की डिफिनीशन निकाल लेंगे। आपको ध्यान में होना चाहिए F क्या है, जब F फोर्स है कब का, जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया था, और Fm क्या है, जब दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया था, ये तब के लिए उनके बीच लगने वाला बल है। तो ध्यान से देखिए, हम परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की परिभाषा बता रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात होने पर उनके मध्य लगने वाला बल तथा परावैद्युत पदार्थ भरे होने पर उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात ही परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। डिफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों को? दोनों आवेशों के बीच ये दिमाग में रख लेना है कि F क्या है, Fm क्या है। F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, और ये तब के लिए है जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है, और Fm दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, लेकिन ये तब के लिए है जब दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है।
तो F और FM का जो रेशियो होता है, यह रेशियो ही परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के बराबर होता है। कैसे डिफाइन करेंगे हम? दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात होने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा परावैद्युत पदार्थ भरे होने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के बराबर होता है। अब यहां से एक और हम डिफिनेशन निकाल सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन 0 के आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन 0 के, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन जो है यह निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाती है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो अगर हम यहां से K की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, एक और फार्मूला आपको मिलेगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 नॉट। हम यहां से भी एक दूसरी डिफिनीशन हम दे सकते हैं, और ये दूसरी डिफिनीशन क्या है इसको आप ध्यान से देखें। ये परावैद्युत एप्सिलॉन जो है परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात के वैद्युतशीलता के अनुपात को समझ रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही उस परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम लोगों को ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए देखें हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी। आप देखें, अभी आपने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹। इसको आपको हमेशा याद रखना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अब अगर दोनों साइड का हम रिवर्स कर दें, दोनों साइड का रिवर्स कर दे तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। अब इसके बाद तो देखिए हमें तो एप्सिलॉन नॉट की ही वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट = 1/9, और ये 10⁹ तो रहेगा ही, और ये 4 पाई यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए एप्सिलॉन नॉट = हम देखते हैं ये हो जाएगा आपका 1/9, 10⁹ को ऊपर ले जाएंगे -9 हो जाएगा, और नीचे है 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। हम 7 ऊपर कर लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट = 7/9 × 4 × 22, और ये है 10⁻⁻9। अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो अब देखिए ये वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो 7 ये 9 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और ये है 22 और 10⁻⁻9। अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा तो इसमें 1000 से गुणा और 1000 से भाग दे दें, क्योंकि इतना तो इतने से डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो चलिए अगर हम 1000 से गुणा करते हैं, देखो बेटा 1000 से गुणा करते हैं और 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अब फिर देखिए ये एप्सिलॉन नॉट = ये हो जाएगा आपका 7000/36 में 22 का मल्टीप्लाई करके हमको बताइए, 36 में 22 का मल्टीप्लाई करके। अब ये देखिए 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ऊपर है 10⁻⁻9,
और 10 टू दी पावर ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा तो -9 और -3 10 टू दी पावर -12 हो जाएगा। ये क्या आया बेटा? 36 इंटू 22, जल्दी बोलिए, 192, ये आया 192। अब ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब देखिए 7000 में 192 से आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है 8.85 के आसपास आती है। आप इसको डिवाइड करेंगे 8.7, अच्छा ये 792 है, अच्छा चलिए 792। देखिए तो जब 792 से हम डिवाइड करेंगे 7000 को तो ये वैल्यू 8.85 के इक्वल आती है लगभग, और ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर -12। अब इसकी भी यूनिट की जरूरत पड़ती है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हम कैसे निकालेंगे? चलिए यूनिट निकाल देते हैं। आप इसका यूनिट देखें, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपने देखा था। यूनिट क्या था बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही था ना। तो देखो हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल रही है, ध्यान दीजिए। इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो फिर ये 4 पाई नीचे आ जाएगा, और 4 पाई जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इसका डायमेंशन अभी आपने देखा था, देखिए इसका डायमेंशन हम निकाल देते हैं यहाँ से। ये कूलम है, देखिए ये कूलम है, तो कूलम क्या है? तो कूलम एम्पियर सेकंड हो जाएगा, कूलम एम्पियर सेकंड हो जाएगा। भाई कूलम आवेश का मात्रक है तो कूलम एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन है तो न्यूटन होता है किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये है आपका मीटर स्क्वायर। फिर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा किलोग्राम, और ये मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर क्यूब। और फिर अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए किलोग्राम ऊपर ले गए, किलोग्राम इनवर्स हो गया, मीटर ऊपर ले गए, मीटर टू दी पावर -3 हो गया, ये सेकंड टू दी पावर 4 है, और ये एम्पियर का स्क्वायर है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली गई। इसे काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आपसे कहा गया है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कीजिए। कई बार आपसे इसका यूनिट भी पूछा है और कई बार इसका डायमेंशन भी आपसे पूछा है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपने देख लिया, SI यूनिट में, SI सिस्टम में उसका यूनिट भी देख लिया, MKS सिस्टम में उसका यूनिट आपने देख लिया। अब इसको हम इससे इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो किलोग्राम है, तो किलोग्राम है तो क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका m इनवर्स हो जाएगा, ये मीटर है तो L का पावर -3 हो जाएगा, ये सेकंड है तो T का पावर 4 हो जाएगा, और ये एम्पियर तो एम्पियर स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा निकली है वो M इनवर्स L-3 T टू दी पावर 4 और A स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। और हम आपको बता दें
कि पूरा फिजिक्स, भावना इंस्टीट्यूट में पूरा फिजिक्स आपको विधिवत स्टेप बाय स्टेप आपको बताए जाते हैं। थियरी भी आपको बताई जाएगी, थियरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे। जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसका न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। आप अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है, और अच्छी तरह से आप अध्ययन करें, ठीक है। धन्यवाद।